सबसे पहले देखेंगे क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी हम देखेंगे। तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी हम देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड टू इम्प्रूव यील्ड एंड वेराइटी। तो जो बायोटेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी को जो इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चरल फील्ड में, ये क्यों? यील्ड इंप्रूव करने के लिए, उत्पादन प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए, और अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स या फ्रूट्स के अलग अलग वेराइटीज को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम देखेंगे क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में, ये वापस से फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है हाइब्रिड सीड्स, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हाइब्रिड सीड्स बनाए जाते हैं। दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी बनाए जाते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बायोफर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं। इसको आप स्टार करके ले लो, ये जो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी है, राइट, और शॉर्ट नोट भी इस पे आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में हाइब्रिड सीड्स बनाए जाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए जाते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, और बायो फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। तो हम एक एक करके देखेंगे। हाइब्रिड सीड्स किसको कहते हैं हम देखेंगे। जीन्स ऑफ 2 डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स, दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर फ्रूट्स। तो देखो जीन्स किस में होता है? सेल्स में। सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ओके, डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, उसमें जीन्स होता है, इंफॉर्मेशन होती है। तो अलग अलग क्रॉप्स के क्या करते हैं, उनके जीन्स को इंफॉर्मेशन लेके जीन्स को कंबाइन किया जाता है, रिकम्बाइन किया जाता है, और एक नया क्रॉप तैयार होता है, उसको कहते हैं हाइब्रिड क्रॉप। ओके, एक नया वेराइटी डेवलप होता है, उसको हाइब्रिड क्रॉप। इसमें याद रखो, अलग अलग जीन्स को क्या किया जाता है, डिफरेंट क्रॉप्स के रिकम्बाइन किया जाता है, और ये ज्यादातर फ्रूट्स में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, हाइब्रिड सीड्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या होता है? क्रॉप्स डेवलप्ड विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन विद देयर जेनोम आर कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या होता है? जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, जीन को अल्टर किया जाता है। लेकिन हाइब्रिड सीड्स में क्या किया जाता है? 2 अलग अलग जीन्स को रिकम्बाइन किया जाता है। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में वो क्रॉप्स के जीन को अल्टर किया जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है। और क्या किया जाता है? बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन। तो जो दूसरा जो जीन्स है उसको इंटीग्रेट किया जाता है वो क्रॉप के जेनोम में। जेनोम किसको कहते हैं तो देखेंगे। देखो, जेनोम किसको कहते हैं? A genome is an organism's complete set of DNA. ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट हो, उसकी कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं? जेनोम कहते हैं, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन्स। ईच जेनोम कंटेन्स ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन दैट ऑर्गेनिज्म। तो जेनोम में क्या होता है? पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि वो ऑर्गेनिज्म या वो प्लांट कैसे डेवलप होगा, कैसे बिल्ड होगा, और कैसे मेंटेन करेगा। यहाँ तक कि साइंस ये भी कहता है कि जीन्स में ये भी होता है कि उसको क्या क्या बीमारी आएगी, वो कितना स्ट्रांग रहेगा कि नहीं रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये रिसर्च चल रहा है। तो उसमें क्या होता है? कंटेन्स होल ऑफ इट्स हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन इट्स डीएनए। और उसमें हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन भी होता है। जो अभी देखो, सीड जो होता है प्लांट का, जो हेरिडेटरी कौन है? उसका प्लांट, मतलब जहाँ से वो फ्रूट आया वो हेरिडेटरी। इंसान का क्या होता है? उसके माँ बाप होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर किया जाता है। कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जेनोम में। जेनोम मतलब कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या होता है? जीन्स को अल्टर किया जाता है। कैसे अल्टर किया जाता है? फॉरेन जीन को उसमें इंटीग्रेट करके इसके जीन को अल्टर किया जाता है, और इसी को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। लेकिन हाइब्रिड सीड्स में क्या होता है? 2 अलग अलग क्रॉप की जीन्स को कंबाइन किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो दोनों क्वालिटीज मिलती है, ये जीन की क्वालिटीज भी, ये जीन की क्वालिटीज भी। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में जीन को अल्टर किया जाता है, दूसरे जीन को इंट्रोड्यूस करके, इंटीग्रेट करके। तो हाई यील्डिंग वेराइटीज विद रेजिस्टेंस टू डिसीजेस, एल्कानिटी, वीड्स, अदर स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड एंड ड्रॉट आर ऑब्टेन्ड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की वजह से अलग अलग वेराइटीज के प्लांट्स हमें मिलते हैं जो डिसीज को रेजिस्ट करते हैं, फाइट करते हैं। एल्कानिटी, सॉइल एल्काइन वगैरह होता है, सॉइल उपजाऊ नहीं होता, अगर कम उपजाऊ होगा तो भी उधर सीड्स वगैरह ग्रो हो सकते हैं, प्लांट वगैरह ग्रो हो सकते हैं, ऐसे सीड्स भी डेवलप होते हैं। वीड्स मतलब जो कचरा वगैरह उड़ता है खेतों में, उसके अदर स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड एंड ड्रॉट। कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई तो
पेड़ मर जाते हैं, तो उससे फाइट करने के लिए वेराइटीज डेवलप किए जाते हैं क्रॉप्स के। और ड्रॉट मतलब सूखा, कम पानी में भी वो झाड़ पेड़ क्या हो सकता है, जी सकता है, ऐसे वेराइटीज को डेवलप किए जाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड करके। तो उसके हम एग्जांपल्स देखेंगे एक एक करके। पहला एग्जांपल है बीटी कॉटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके ले लो आपके टेक्स्ट बुक में। बीटी कॉटन क्या है? अ जीन हैड बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis एंड इंटीग्रेटेड विद द जीन ऑफ कॉटन। तो देखो बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया, एक कीड़ा है। वो कीड़े में क्या होता है? टॉक्सिन होता है। वो कीड़े में क्या होता है? टॉक्सिन होता है। और टॉक्सिन के वजह से बॉलवर्म करके क्या है? ये भी एक कीड़ा है, लेकिन वो बॉलवर्म किसको आता है? जो कॉटन होता है ना, कपास कापूस कहते हैं, उसके पत्तों पे वो खाता है और वो उसके फसल को बर्बाद करता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, इसमें एक टॉक्सिन होता है। वो टॉक्सिन अगर वो एनिमल में, अगर वो बॉलवर्म में जाएगा तो बॉलवर्म मर जाता है। तो इसको क्या करते हैं? तो ये बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis से उसके जीन में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, वो टॉक्सिन कैसे तैयार होना है, तो वो जीन को निकाला जाता है, उस बैक्टीरिया से निकाला जाता है और उसको कॉटन के जो सेल्स है उसके जीन में क्या किया जाता है? इंटीग्रेट किया जाता है। समझ में आए? वो जो बैक्टीरिया है उसमें से, उसके जीन में से वो इन्फॉर्मेशन, जीन में क्या इन्फॉर्मेशन होता है? पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। तो टॉक्सिन क्रिएट होने का इन्फॉर्मेशन भी उसमें होगा। तो उस इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है, जीन को लिया जाता है, और वो जीन को, वो बैक्टीरिया की जीन को क्या करते हैं? कॉटन की जीन में, कॉटन प्लांट के जीन में क्या किया जाता है? इंटीग्रेट किया जाता है। फिर क्या होगा? ड्यू टू दिस द टॉक्सिन विच इज फेटल फॉर बॉलवर्म वाज प्रोड्यूस्ड इन लीव्स एंड बॉल्स ऑफ कॉटन। तो अभी देखो ये बैक्टीरिया में जो टॉक्सिन वो खुद डेवलप करता था, उसका जीन हमने क्या किया? जो कॉटन का प्लांट है उसमें हमने क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया। तो वो प्लांट भी क्या किया? उस प्लांट ने भी क्या किया? वो टॉक्सिन तैयार करना शुरू कर दिया प्लांट ने। ओके, प्लांट ने तैयार करना शुरू कर दिया। फिर ये बॉलवर्म जब आएगा और वो पत्तों को खाएगा कॉटन के, तो क्या होगा? वो टॉक्सिन उसके पेट में जाएगा, एलिमेंट्री कैनल में चला जाएगा और क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। इफ बॉलवर्म फीड्स ऑन लीव्स द टॉक्सिन डिस्ट्रॉयज इट्स एलिमेंट्री कैनल एंड द बॉलवर्म डाइज। तो ये जब बॉलवर्म क्या करेगा? वो कॉटन के पत्तों को खाएगा, तो वो टॉक्सिन क्या होगा? वो बॉलवर्म के पेट में एलिमेंट्री कैनल में जाएगा। एलिमेंट्री कैनल किसको कहते हैं? कि हम जहाँ से खाना खाते हैं, खाना खाने से लेकर जहाँ हम एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट जो कैनल है उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। तो उसमें जाकर वो जो बॉलवर्म है वो मर जाएगा। लेकिन सबसे पहले याद रखो, ये टॉक्सिन किस में था? बैक्टीरिया में था। तो वो इन्फॉर्मेशन जीन में था, वो जीन को लेके क्या किया? वो कॉटन के प्लांट में क्या किया? इंटीग्रेट, जीन में इंटीग्रेट कर दिया। तो प्लांट ने भी वो टॉक्सिन तैयार करना, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अभी देखेंगे बीटी ब्रिंजॉल। बीटी ब्रिंजॉल वेराइटी इज डेवलप्ड बाय यूजिंग द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। तो इसमें भी बीटी ब्रिंजॉल में भी वही होता है, जो बैसिलस thuringiensis है, वही बैक्टीरिया में से वो जीन लिया जाता है। तो उसमें टॉक्सिन कैसे वो तैयार करता है उसका इन्फॉर्मेशन उसमें होता है। और वो क्या किया जाता है? ब्रिंजॉल, बैगन कहते हैं ना, ब्रिंजॉल को बैगन कहते हैं, उसके प्लांट में उसको क्या किया जाता है? सीड में उसमें क्या किया जाता है? इंटीग्रेट किया जाता है, जीन्स में इंटीग्रेट किया जाता है। तो वो जो प्लांट भी क्या करेगा? फिर वो ब्रिंजॉल का प्लांट जब बड़ा होगा तो वो भी वो टॉक्सिन अपने पत्तों में, लकड़ियों में, ब्रांचेस में क्या करेगा? वो डेवलप करेगा। और जब वो कोई भी कीड़ा, पेस्ट, इंसेक्ट आके उसको खाएगा तो वो टॉक्सिन की वजह से वो मर जाएगा। तो दिस इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ ब्रिंजॉल किल्स द पेस्ट इन सेम वे एज द बीटी कॉटन डज। तो जैसे बीटी कॉटन में जैसे पेस्ट मरता है, तो बीटी ब्रिंजॉल में भी ऐसे ही होता है। तो एक पेड़ क्या होगा? सेल्फ रेजिस्टेंट हो गया। ओके, जीन के मॉडिफिकेशन की वजह से सेल्फ रेजिस्टेंट हो गया, तो ये खुद लड़ सकता है, बाहर से पेस्ट मारने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है। तो अभी गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस में क्या होता है देखो, वो देखेंगे। A gene synthesizing producing the vitamin beta carotene has been introduced in this variety of rice। तो देखो राइस में क्या होता है, कुछ राइस में विटामिन ए होता है, लेकिन आजकल जो राइस आ रहा है उसमें विटामिन ए कम होता है। तो एक जीन है वो क्या करता है? विटामिन ए को प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये विटामिन ए को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो क्या करते हैं? एक गोल्डन राइस में एक जीन होता है जो बीटा कैरोटीन को प्रोड्यूस करता है। तो इसको क्या किया जाता है? इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है प्लांट में।
तो द नॉर्मल राइस इज अनएबल टू प्रोड्यूस विटामिन ए। जो नॉर्मल राइस होता है ये विटामिन ए प्रोड्यूस करने से क्या होता है, उसमें क्षमता नहीं होती। बट ड्यू टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वेराइटी, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के वजह से क्या होता है कि दिस वेराइटी जो गोल्डन राइस है विच हैज़ बीन डेवलप इन 2005, ये भी डेवलप हुआ 2005 में डेवलप हुआ, कंटेन्स 23 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन। तो देखो नॉर्मल प्लांट जो होता है, राइस का प्लांट होता है, इसमें क्या किया गया, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से क्या हुआ, विटामिन ए उसमें प्रोड्यूस हुआ। विटामिन ए कैसे प्रोड्यूस होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से। बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये विटामिन ए इससे प्रोड्यूस होता है। तो इसको जीन को मॉडिफाई करके प्लांट के वेराइटी को, ये गोल्डन राइस ऐसा प्लांट है, ऐसे मतलब ऐसा पेड़ है, क्रॉप है, सॉरी प्लांट नहीं क्रॉप है, तो वो क्या करता है, बीटा कैरोटीन ज़्यादा मात्रा में पैदा करता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से। और कितना पैदा करता है, 23 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेराइटी। नॉर्मल वेराइटी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 23 टाइम्स ज़्यादा इसमें बीटा कैरोटीन क्या होता है, तैयार होता है, और बीटा कैरोटीन से विटामिन ए प्रोड्यूस होता है। It is used to cure vision problems in undernourished children due to deficiency of vitamin A। हमने पहले भी पढ़ा है, अगर किसी के बॉडी में विटामिन ए की कमी हो तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस होती है तो विजन प्रॉब्लम होती है, देखने में कठिनाई होती है। तो ये गोल्डन राइस की वजह से क्या हो जाता है, जो अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन है जिसको विटामिन ए प्राप्त मात्रा में नहीं मिलता, उनको ये क्या होता है, फायदा पहुंच जाता है, और उनमें डिफिशियंसी होगी विटामिन ए की, तो ये पूरा डिफिशियंसी को पूरा कर देता है, डिफिशियंसी पूरा कर देता है। अभी देखेंगे हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स क्या है, वीड्स ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप। वीड्स किसको कहते हैं, जो कांग्रेस वगैरह कचरा वगैरह उड़ता है ना उसको। तो देखो खेतों में अगर हम देखेंगे तो उधर अच्छे प्लांट के साथ साथ क्या होता है, वीड्स कचरा वगैरह भी उग जाता है। तो कचरा क्या करता है, ये जो दूसरा मेन क्रॉप के जो ग्रोथ को क्या कहते हैं, रोकता है, स्टॉप करता है, अफेक्ट करता है। इफ हार्बिसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड्स इट अफेक्ट्स द मेन क्रॉप टू। तो बहुत सारे जो किसान हैं वो लोग क्या करते हैं, इन वीड्स को मारने के लिए क्या करता है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, अलग अलग मतलब हर्बिसाइड्स वगैरह स्प्रे करते हैं। हर्बिसाइड स्प्रे करने की वजह से क्या होता है, तो ये वीड्स भी मरते हैं, इसके साथ साथ ये जो प्लांट्स है जो हमें चाहिए वो उस पर भी वो इफेक्ट होता है, उस पर भी वो क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट होता है। तो ड्यू टू दिस हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग डेवलप्ड। तो इसके वजह से ऐसे प्लांट्स को, ऐसे क्रॉप्स को डेवलप किया जा रहा है जो क्या करे, हर्बिसाइड्स को टॉलरेट करे, उससे फाइट कर सके, ऐसे डेवलप किया जा रहा है। ड्यू टू दिस इट हैज बिकम पॉसिबल टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स। तो ऐसे क्रॉप्स और ऐसे प्लांट्स डेवलप होने के बाद में अगर हम वो हर्बिसाइड्स अगर स्प्रे भी करेंगे तो प्लांट क्या होगा, वो प्लांट इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो जो वीड्स है, जो कचरा है, उस पर वो इफेक्ट होगा, और वो कचरा क्या हो जाएगा, वो पेड़ मर जाएगा। जैसे कांग्रेस वगैरह है तो वो मर जाएगा, लेकिन प्लांट को इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो प्लांट को हमने क्या किया है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। जेनेटिकली मॉडिफाई किस लिए किया है, ताकि वो हर्बिसाइड्स को क्या कर सके, फाइट कर सके, रेजिस्ट कर सके। अभी देखेंगे बायो फर्टिलाइजर्स। ड्यू टू यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, लेकिन अभी बायो फर्टिलाइजर्स भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन भी होगा ऑफ द प्लांट्स आर इम्प्रूव्ड। ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन प्लांट की क्षमता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन की क्षमता क्या होगी, इंप्रूव होगी, बढ़ेगी। कब, जब हम केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन क्या है, ये हम देखेंगे शॉर्ट में। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन refers to the conversion of atmospheric nitrogen gas into a form usable by plants and other organisms. Plants need nitrogen to grow. तो देखो प्लांट्स को क्या लगता है, नाइट्रोजन लगता है अपनी ग्रोथ के लिए, बढ़त के लिए नाइट्रोजन लगता है, लेकिन नाइट्रोजन किधर है, ओके, ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ये गैस के फॉर्म में है। तो ये नाइट्रोजन कन्वर्जन में क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल गैस है, ये क्या करता है, ये इसको कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है, इस तरह कन्वर्ट करता है कि वो प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स क्या कर सके, यूज कर सके। तो इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं
तो पेड़ में क्षमता आ जाती है कि वो जो हवा में एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इसको अब खुद ब खुद कन्वर्ट करे ताकि वो खुद यूज़ कर सके, क्योंकि वो डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो बायो फर्टिलाइजर की मदद से ये प्लांट में वो क्षमता आ जाती है। फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन क्या है? फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट एज ऑर्थोफॉस्फेट एनियंस। तो जो फॉस्फेट है ये प्लांट को भी फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, लेकिन वो फॉस्फोरस को डायरेक्टली नहीं ले सकता। तो वो कैसे फॉर्म में लेता है? ऑर्थोफॉस्फेट एनियंस के फॉर्म में लेता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया विद फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन कैपेसिटी आर एबल टू ट्रांसफॉर्म द एक्यूमुलेटेड इनसॉल्युबल फॉस्फेट्स इन द सॉइल इन सॉल्युबल फॉर्म्स। तो जो थोड़े बैक्टीरिया होते हैं इनमें क्षमता होती है, क्या करते हैं, जो सॉइल में जो फॉस्फेट्स होते हैं इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सॉइल में इनसॉल्युबल जो फॉस्फेट है इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मेकिंग देम अवेलेबल फॉर प्लांट। तो ये सॉल्युबल फॉर्म में अगर कन्वर्ट होगा तो प्लांट्स इसको आसानी से ले सकते। मेनली द बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नोस्टॉक, एनाबिना एंड प्लांट्स लाइक एजोला आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो देखो ये बायो फर्टिलाइजर्स जो इस्तेमाल होते हैं क्या है, कौन से बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, नोस्टॉक है, एनाबिना है और प्लांट्स लाइक एजोला आर आल्सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो इनको बायो फर्टिलाइजर्स करके इस्तेमाल किया जाता है।